स्टार्ट करो। हम्म? संजना से स्टार्ट कर, रिकॉर्डिंग लगा है। हाँ, आवाज नहीं आ रहा था। क्या बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग लगा है, स्टार्ट करो। अच्छा, कहाँ तक हो गया था कल? कल हुआ था ना, उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी है ना, एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु BSH और जो है BWH। अच्छा, शीत हिम वन जलवायु से करना है। हाँ। शुष्क जलवायु B है ना, उसके नीचे जो है ना, देखिए उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी। हाँ, तो ये हो गया था ना। नहीं हुआ था। अच्छा, ये स्टेप ही नहीं हुआ था। नहीं। ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी एवं जो है ना उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु को देखना है ना। तो उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी एवं जो है ना उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु में ना वर्षण और तापमान के जो है ना लक्षण जो है ना एक समान होते हैं। आर्द्र एवं जो है ना शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण जो है ना उपोष्ण जो है ना कटिबंधीय स्टेपी जो है ना स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा जो है ना वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब देखो, मरुस्थल वाला जो क्षेत्र होता है उसमें वर्षा कम होती है, लेकिन जो ये स्टेपी उष्ण कटिबंधीय जो है ना स्टेपी होता है, ये उपोष्ण वाला, इसमें क्या होता है थोड़ी बहुत जो है ना वर्षा जो है ना अधिक होती है। और यहाँ पे बोल रहा है जो है ना जो विरल जो है ना घास भूमियों के लिए जो है ना पर्याप्त होता है। वर्षा दोनों ही जलवायु में जो है ना परिवर्तनशीलता होती है। वर्षा की जो है ना परिवर्तनशीलता जो है ना परिवर्तनशीलता जो है ना मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जो है ना जीवन को अधिक प्रभावित करती है। इससे जो है ना कई बार जो है ना अकाल की स्थिति जो है ना पैदा हो जाती है। मतलब वही बात है कि वर्षा और जो है ना जलवायु काफी जो है ना शुष्क होती है, जिस वजह से मतलब वहाँ पे वर्षा भी कम होती है। ठीक है। जो घास भूमि होती है ना वो भी मतलब की कमी होती है। ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है ना वहाँ पे क्या होता है कई बार जो है ना अकाल वगैरह जो है ना स्थिति हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा है और जो जलवायु दोनों ही क्या है परिवर्तनशीलता है। मतलब कि एक जैसी नहीं रहती है। मतलब किसी समय ज्यादा रहेगी तो किसी समय कम भी हो सकती है। तो वो कोई क्योंकि निश्चित नहीं होती है ना। उसके बाद बोल रहा है मरुस्थलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ जो है ना तीव्र बौछारों के रूप में होती है। देखेंगे मतलब कि थोड़े बहुत बादल बन जाते हैं गर्मी के कारण, है ना। तो क्या होता है बौछार वगैरह जो है ना आने लगती है। उसके बाद बोला जो मृदा में नमी पैदा करने में जो है ना अप्रभावी जो है ना सिद्ध होती है। मतलब उतनी वर्षा नहीं होती है कि जो मतलब मरुस्थल है उसकी जो मिट्टी है वो जो है ना मतलब मृदा जो है अच्छे से भीग जाए, इतनी नहीं होती है। ठंडी जो है ना धाराओं जो है ना तापमान लगते तटीय मरुस्थल में जो है ना कोहरा एक जो है ना आम बात है। ग्रीष्म ऋतु में जो है ना अधिकतम तापमान जो है ना बहुत ऊंचा ऊंचा होता है। और जो है ना लीबिया के अल अजीजिया में जो है ना 13 सितंबर 1922 को उच्चतम जो तापमान देखा गया था वो जो है ना देखो 58 डिग्री सेल्सियस जो है ना दर्ज किया गया था। 58 मतलब काफी हो जाता है। मतलब यहाँ पे 50 हाँ 50 डिग्री होता है तो देखो जान जाने लगता है। सोचो 58 डिग्री है ना, बहुत अधिक तापमान है। और इस जलवायु में जो है ना वार्षिक और जो है ना दैनिक तापांतर भी जो है ना अधिक पाया जाता है। देखेंगे जो राजस्थान गुजरात वाला जो इलाका है ना उसमें आप देखेंगे कि दिन में बहुत अधिक गर्मी होगी और रात में जो है ना ठंड होती है। तो वो किस कारण से हो रहा है, वो इसी कारण से हो रहा है। उसके बाद देखते हैं कोष्ण जो है ना शीतोष्ण जलवायु, है ना। मतलब कि हेलो, कोष्ण शीतोष्ण मैं यानी बताता ठंडा। हूँ मैं बताता हूँ ना। अब देखो जो है इसमें क्या है ना, कोष्ण जलवायु शीतोष्ण जो है कोष्ण शीतोष्ण जलवायु जो है ना AC टाइप का है ना। इसको इसका एक कोड याद रखेंगे, क्योंकि वो पूछ लेगा, उसके बाद खंड खा सामूहिक से मिलान करने वाला वो दे देगा प्रश्न। अभी मैं ये क्लास किया हूँ ना, तो वो सर बता देते, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ।
संजना, आप बड़ा वाला हम ही मारना अगर समझ में आएगा, ठीक है, जैसा मारती हो। ठीक अब है। हाँ, दूसरा शीतोष्ण जो जलवायु है ना, वो 30 से 50 के अक्षांशों के मध्य में जो है ना मुख्यतः पाया जाता है। ये क्या होता है, जो महाद्वीप के जो पूर्वी और जो पश्चिमी सीमांत पर जो है ना विस्तृत होता है। और ये जो है जलवायु के जो समानता जो ग्रीष्म ऋतु, कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है। इस जलवायु को जो है ना 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें बोलते हैं कि पहला आर्द्र उपोष्ण कटिबंध होता है, अर्थात जो है ना आर्द्र उपोष्ण कटिबंध को जो है ना सर्दियों में शुष्क और जो गर्मियों में ना उष्ण के तरीके से देखा जाता है, जिसको CWA के फॉर्म में भी देख सकते हैं। CWA फॉर्म ना एक अभी यहाँ पे और मिलेगा आपको, है ना। CWA ऊपर में देखो मिलेगा, आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु, इसके बाद आएगा ना वो। हाँ, इसी और के ये आगे जो आएगा। मतलब हाँ, ये जो CWA है ना, ये जो है मुख्यतः जो है ये कहाँ पे पाया जाता है ज्यादातर, ये जैसे जो वैसे मैदान होंगे, जैसे जैसे जहाँ पे, कहाँ गया यार, जैसे जो है ना इसमें जो ऐसे जलवायु होंगे जहाँ पे आर्द्र उपोष्ण होगा कटिबंध होगा, वहीं पे ऐसा होता ना कि मतलब कम होंगे, शुष्क होंगे। तो उसमें अब तीसरा बताया गया कि आर्द्र उपोष्ण कटिबंध, अर्थात जो है ना शुष्क ऋतु की उपस्थिति तथा जो है मृदु शीत ऋतु, उसको बोलते हैं CFA, है ना। CFA हम लोग ने शायद पढ़ लिया है या नहीं, नहीं पढ़ा, आगे है ना। उसको बोलेंगे आर्द्र उपोष्ण कटिबंधी, है ना, जलवायु। अब उसके बाद जो है ना आगे है समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु, जिसको बोलते हैं CFB, है ना। तो इससे भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अब हम पहले देख लेते हैं आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जो जलवायु होते हैं वो आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु जो होते हैं ना वो कर्क रेखा और मकर रेखा के से जो है ना ध्रुव की ओर जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। जो इनके ध्रुव है ना उसके ध्रुवों की तरफ पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता है ना, उस उधर की तरफ पाए जाते हैं। और जो भारत के भी जो उत्तरी मैदान और जो दक्षिण चीन के जो आंतरिक मैदानों में ये पाई जाती हैं। जो भारत का उत्तरी मैदान है, मतलब उत्तर प्रदेश वगैरह, बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह जो उत्तर में पाए जाते हैं ना, हिंदी भाषी क्षेत्र लगभग। और ये जो है ना चीन के जो आंतरिक मैदान है वहां पे भी पाई जाती है। यह जो है ना जलवायु AW जलवायु जैसी होती है। AW जलवायु हम लोगों ने अभी शायद पढ़ा नहीं है, या फिर पढ़ लिया है। AW हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। AW तो पढ़ लिया है। AW में तो उसी उसी तरीका ये होता है। जैसे AW जलवायु का मतलब होता है उष्ण गर्मी। कटिबंधीय आर्द्र एवं जो है ना शुष्क जलवायु होती है वो, है ना। अब केवल इतना मतलब अपवाद है कि इसमें जो है ना सर्दियों का तापमान जो है ना कोष्ण होता है। जो मतलब सर्दियों का ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि जो सर्दियों का मौसम होगा ना उसमें जो इसका तापमान होगा वो कोष्ण होगा। कोष्ण मतलब कोष्ण भी अभी हम लोग ने पढ़े थे, कोष्ण शीतोष्ण होता है ना उसमें, और कोष्ण उपोष्ण भी होता है। और उसके बाद देखेंगे ना सागरी जलवायु, सागरी जलवायु को CS से देखते हैं। इसका कोड जो है CS, ये याद रखेंगे और इसका स्टेटमेंट भी याद रखेंगे। CS में क्या होता है कि जैसा कि इसमें कहा गया कि ना जो भूमध्य सागरी जलवायु के मध्य जो है ना जो भूमध्य सागर के चारों ओर तथा जो उपोष्ण कटिबंध से 30 से जो 40 डिग्री अक्षांश होता है ना उसके बीच में जो महाद्वीपी के जो पश्चिमी तटों के साथ साथ इसमें पाई जाती हैं, जिसमें जो है ना कैलिफोर्निया और मध्य चिली और जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह इसमें आते हैं। और ये जो है ना दक्षिण पश्चिमी तट से इसके उदाहरण है। ये जो है दक्षिण पश्चिमी का उदाहरण है, जो चिली वगैरह है दक्षिण पश्चिम में ही तो है ये सब, है ना। और ये जो है क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में जो है उपोष्ण कटिबंध तथा जो है ना उच्च वायुदाब तथा जो है शीत ऋतु में जो पछुआ पवनों के प्रभाव में आते हैं, जो मतलब आ जाते हैं, जो मतलब पछुआ पवन वगैरह चलते हैं ना उनके प्रभाव में आ जाते हैं। इस प्रकार जो उष्ण एवं जो शुष्क गर्मियां एवं जो मृदु वर्षा वर्षा युक्त जो सर्दियां एवं जलवायु की जो विशेषताएं होती हैं इसी में होती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में जो है ना औसत मासिक जो तापमान होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो मासिक ग्रीष्म ऋतु में होता है। और जो है ना शीत ऋतु में जबकि ये 25 से जो है ना 10 डिग्री सेल्सियस में जो है कम, मतलब 25 डिग्री से कम होकर के 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और जो वार्षिक वर्षा यहाँ पे होता है 35 से 90 सेंटीमीटर मतलब के बीच में होता है। और आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु जो होता है उसको बोलते हैं CFA, है ना। वो होता है आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु जो होता है वो उपोष्ण कटिबंध होता है ना। अब ये जो मतलब आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय CFA है ना, ये ज्यादातर जो है जो इसका एरिया है वो अमेरिका है और जो है जापान वगैरह है, जैसे जापान, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका,
यहाँ पे ये ज्यादा होता है। इसमें जो है ना, इस भाग में जो वायु राशियां होती है ना, वो अस्थिर होती हैं, पूरे वर्ष जो है ना वर्षा करती रहती हैं। और जलवायु इसकी जो होती है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण और पूर्वी चीन होता है, और दक्षिण जापान होता है ना, और जो है उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, दक्षिण तटीय जो दक्षिण अफ्रीका है, और ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है ना, वहाँ पाई जाती हैं। और जो औसत वार्षिक इसकी वर्षा होती है वो 75 से ना 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और जो ग्रीष्म ऋतु में जो है तड़ित झंझा, और जो शीत ऋतु में जो है ना वताग्रीय वर्षण सामान्य विशेषताएं इसकी होती है। और ग्रीष्म ऋतु में जो है औसत जो मासिक तापमान होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और जबकि जब ठंडा आ जाता है ना, तो जाड़ों के समय में ये 5 से जो है ना 12 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में पहुंच जाता है। इसका जो दैनिक तापांतर होता है ना, बहुत कम होता है। दैनिक तापांतर जैसे 27 से 12, 5 है ना। और उसके बाद ना समुद्री पश्चिमी तटीय जो जलवायु है ना, CFB है ना, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या है कि जो समुद्री तटीय जो जलवायु महाद्वीपीय के जो पश्चिमी तट है ना, तटों पर जो है ना इसमें जो समुद्री तटों पर जो भूमध्य सागरीय जलवायु के से जो ध्रुव की ओर पाई जाती है। भूमध्य सागर जो मतलब महाद्वीप के जो पश्चिमी तट है ना, भूमध्य सागरीय जहाँ पे जलवायु पाई जाती है, जो भूमध्य सागर से होने वाली जो जलवायु है ना, क्योंकि जो भूमध्य सागर से जो वर्षा होती है ना, वो रसदार फलों के लिए ना बहुत ही उपयुक्त होती है। और बहुत ही धीमे धीमे जैसे ना फुहारे टाइप में होती है, और पूरे मतलब बहुत टाइम तक होती है। और ये ज्यादातर ना सर्दियों के मौसम में से स्टार्ट होती है। और इस जलवायु के जो प्रमुख क्षेत्र है ना, उसमें जैसे बताया गया है, उत्तर पश्चिम यूरोप होता है, और उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिम तट होता है, और जो उत्तरी कैलिफोर्निया होता है, दक्षिणी चिली होता है, दक्षिणी जो पूर्वी मतलब ऑस्ट्रेलिया होता है। मतलब ये ज्यादातर जो ना पश्चिमी जो मानचित्र में जो पश्चिमी इलाका है उसी में ज्यादातर होता है, पश्चिमी तट पे है ना। और ये न्यूजीलैंड जहाँ पे समुद्री प्रभाव के कारण जो है तापमान मध्यम होते हैं ना, वहीं पे। और जो है शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में ना कोष्ण होते हैं। जब शीत ऋतु होती है तो ये जो अपनी अक्षांश की जो तुलना में क्या होते हैं, कोष्ण हो जाते हैं। और गर्मी के महीनों में ना इनका औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सर्दी होता है उसमें 4 से ना 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और जिसका वार्षिक तापमांतर होता है ना, वो कम पाया जाता है। लेकिन जो है वर्षा जो है यहाँ पे ना साल भर होती रहती है। जैसे जो मैंने बताया ना, वो क्या ना क्या है उसका, भूमध्य सागरी भूमध्य सागरी वर्षा यहाँ पे धीरे धीरे ना पूरा मतलब हल्के सा फुहार आया, फिर चला गया, फिर आया, ऐसे ही होता रहता है वहाँ पे। और लेकिन जो है ना, जब हम लोग वो पर्थ वाला बात पढ़ रहे थे ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो सर बताए थे ना पर्थ में जो है ना अंगूर की खेती बहुत ही ज्यादा होती है। तो बताए थे सर। अब वर्षा जो है यहाँ पे ना 50 सेंटीमीटर से जो है ना 250 सेंटीमीटर के बीच जो है घटती बढ़ती रहती है। अब देखेंगे हम शीत हिम वन जलवायु है ना, ये डी फॉर्म का होता है। इसमें जो है शीत हिम जो वन होते हैं, वो जलवायु जो इसकी होती है ना उत्तरी गोलार्ध में जो है 40 से 70 के बीच अक्षांशों के बीच में होती है। और ये जो है ना यूरोप, एशिया और जो उत्तर अमेरिका के जो है विस्तृत महाद्वीपीय जो क्षेत्र में पाई जाती है। और शीत हिमबंध जो होते हैं ना, वो जलवायु को दो प्रकार से विभक्त किया जा सकता है इसको। और ये जो है ना DF आर्द्र जड़ों से जो युक्त ठंडी जलवायु, और जो ना DW जो शुष्क जड़ों जाड़ों से युक्त जो ठंडी जलवायु है ना, कुछ अक्षांशों में सर्दी की जो है उग्रता अधिक मुखर होती है। संजना, आवाज नहीं जा रही है क्या? नहीं जा रही है, मेरा ही ना इंटरनेट थोड़ा नहीं चल रहा था। अच्छा, हाँ। अब देखेंगे इसमें ना आर्द्र जड़ों से जो युक्त ठंडी जलवायु है उसके बारे में। जैसे DF, उसको DF से डिनोट करते हैं ना। तो आर्द्र जड़ों से जो युक्त जलवायु उसको DF से देखेंगे, उसका कोड है वो DF है ना। तो उसे जो हम आर्द्र जड़ों से जो युक्त जलवायु है, समुद्री पश्चिमी तटीय जो जलवायु के मध्य जो है अक्षांशीय जो स्टेपी वाली मैदान है, स्टेपी जो घास का मैदान है, वहाँ पे पाई जाती है, ध्रुवों की ओर पाई जाती हैं। और जो स्टेपी घास है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये क्वेश्चन हमारा है आपसे। संजना बताओ, स्टेपी घास मैदान कहाँ है? हेलो, हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या संजना?
हाँ भैया बोलो। स्टेपी घास का मैदान कहाँ है? क्या चीज? स्टेपी घास का मैदान कहाँ है? स्ट्रेपी घास का मैदान हम्म उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में तो अच्छा प्रेरी है ना। हाँ, तो उसको ही और ना इसलिए स्टेपी और प्रेरी कहा जाता है। एक ही ना टाइप होता है। हाँ, इसीलिए तो मैं पूछा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो आवाज ना थोड़ी देर में आ रहा है, मतलब अभी ना अच्छा दोबारा मैं ज्वाइन करती हूँ, रुको। अच्छा। क्योंकि जो ये ना देखो क्या है हाँ कि जो स्टेपी घास होता है ना, ये कनाडा में भी पाया जाता है, वहाँ अमेरिका में भी पाया जाता है ना, उत्तरी अमेरिका में, हाँ हाँ है ना। भैया। तो ये बर्फीला और जो क्षेत्र दक्षिणी होता है अमेरिका में भी पाया जाता है। हाँ, जो ठंडे जैसे जो क्षेत्र होते हैं ना, ये वहीं पे पाया जाता है ये ना तुषार मुक्त जो है ऋतु छोटी होती है यहाँ पे। और जो वार्षिक जो तापांतर होता है ना, वहाँ पे जो है मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और ना अल्पकालिक होते हैं। मतलब मौसमी जो परिवर्तन हो आकस्मिक, मतलब कभी कभार हो जाते हैं, और वो ना बहुत ही कम समय के लिए होते हैं। और ध्रुव की ओर ना सर्दियाँ अधिक उग्र होती हैं। जो ध्रुव है, जैसे कि जो मतलब उत्तरी अमेरिका है, उधर ध्रुव की तरफ कनाडा है ना, तो उधर ज्यादा सर्दी उग्र हो जाती है। और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी, जैसे कि जहाँ पे आपके फॉर्न वगैरह देखे हैं हम लोग, उसका जो दक्षिणतम बिंदु है, उधर भी ज्यादातर हिमयुग के कारण देखो उधर बर्फ वो टूट भी गया, क्योंकि उधर ज्यादातर बर्फ पड़ता है, तो ज्यादा बर्फें जम जाती है ना। अब देखेंगे शुष्क जोड़ों से युक्त जो ठंडी जलवायु है, उसको DW से डिनोट करते हैं। उसको जो है ना शुष्क जो जाड़ों से युक्त जो ठंडी जलवायु मुख्यतः जो है ना उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जाड़ों में जो है ना प्रति चक्रवात या अस्पष्ट विकास तथा जो है ना ग्रीष्म ऋतु में उसका जो है कमजोर पड़ना होता है। इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न होती हैं। ध्रुवों की ओर जो गर्मियों में तापमान कम होते हैं, जो ध्रुवों की ओर जो गर्मियों में जो है ना तापमान कम हो जाता है, और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यूटन हो जाता है। कुछ स्थान जो है ना तो ऐसे भी हैं जहाँ पे वर्षा के साथ महीने तक तापमान हिमांक जो है बिंदु से कम हो जाता है। जो तापमान होता है ना वर्षा के 7 महीने तक जो है ना उसका हिमांक बिंदु से जो है कम हो जाता है। और वार्षिक जो वर्षा कम होती है, वहाँ पे 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अब एक ना इसमें है ध्रुवीय जलवायु, है ना। तो ध्रुवीय जो जलवायु है वो 70 डिग्री अक्षांश पे होती है, 70 डिग्री सेल्सियस अक्षांश पे होती है। और ये जो है ना हाँ अक्षांश से परे जो ध्रुव की ओर पाई जाती है। और जो ध्रुवीय जलवायु 2 प्रकार के होते हैं इसमें, एक होता है टुंड्रा, एक होता है हिमतोपी। टुंड्रा को जो है ET से देखते हैं, और हिमतोपी को EF से देखते हैं। तो टुंड्रा जलवायु देख लेते हैं पहले, ET है ना। टुंड्रा जलवायु जो होता है ना उसका नाम जो है ना जैसे उसमें कई चीज होते हैं, जैसे उसमें काई होती है, लाइकान होता है, और जो पुष्पी पादप छोटे छोटे जो मतलब जो वनस्पति होते हैं, उनके आधार पर रखा गया है इसको। और जो है यहाँ पे जो अस्थाई तुषार का प्रदेश होता है, जिसमें जो है अधोभूमि अस्थाई रूप से जो ना जमी रहती हैं। इसमें लघुवर्धन काल और जलांकृत छोटी वनस्पति का ही पोषण करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो है टुंड्रा प्रदेशों में दिन में के जो प्रकाश की अवधि ना लंबी होती है। जैसे जब ग्रीष्म ऋतु आ गया है ना, तो उस टाइम में जो दिन की अवधि वो लंबी है। अभी हमारे यहाँ पे भी ग्रीष्म के ऋतु में जब आ जाता है, तो इधर भारत में भी तो लंबी हो जाती है ना। और नाइट में देखो हाँ नाइट छोटी हो रात छोटी जाता है। में हाँ हिमतोप जलवायु ना EF से उसको देखते हैं, उसका कोड है। और ये हिमतोप जलवायु जो होता है ना वो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के जो आंतरिक भाग में पाई जाती है। गर्मियों के मौसम में जो तापमान हिमांक से जो है नीचे रहता है। इस क्षेत्र में जो वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन जो तुषार और हिम एकत्रित होती जाती है ना इसमें, जिनका बढ़ता हुआ जो दबाव हिम परतों को जो ना विकृत कर देता है। और हिम परतों के जो टुकड़े हैं वो आर्कटिक जो अंटार्कटिक जल में जो ना खिसक करके पल्लवी हिमशैलों के रूप में तैरने लगते हैं उसमें। पल्लवी पलावी उसको बोलते हैं। पलावी मतलब ना
कि एक जैसे कि किसी चीज का स्वरूप ले ले, जैसे कि जो पत्थर है ना, जो मतलब ओले वगैरह पड़ते हैं ना, वो एक ना पत्थर का जैसे कि नहीं होता, क्या नाम है, समझो जैसे कि ना एक जैसे कॉपी टाइप का हो जाता है ना बुक, उसी टाइप में ना वो चौड़े हम्म, चौड़े जम जाते हैं। अब वो ना पलावी टाइप में हो जाता है, वो ना उसमें तैरते हैं, है ना, ऊपर ऊपर। क्योंकि वैसा अभी बर्फ देखो, फ्रिज से निकालो, पानी में डालो, नीचे जाता नहीं, वो ऊपर ही तैरेगा। तय रहता है, हाँ। हाँ, तो उसी टाइप में हो जाता है वो, है ना। तो अंटार्कटिक में जो है ना लगभग 79 दक्षिण अक्षांश पर जो है प्लेट्यू स्टेशन पर भी यही जो है जलवायु पाई जाती है। जो प्लेट्यू स्टेशन है ना, यहाँ पे वो मतलब जो हमारे शोधकर्ता वगैरह है ना, ये लोग लगाए हैं ना, रिसर्च सेंटर है उनका। अब उसके बाद ये जो है अगला देखेंगे ना, कुछ भूमि जलवायु, उसको एफ नहीं बोलेंगे, उसको एच बोलेंगे। एफ वो गलत दे रखा है, उसने गलत टाइप कर रखा हम्म, है ना। और उसके बाद जो इसमें मतलब उच्च भूमि जलवायु है ना, वो भौ भौम्याकृत द्वारा जो है ना नियंत्रित होती है। ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरियों पर जो है मध्यमान तापमान में जो है भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। कुछ भूमियों में जो है वर्षण के ना प्रकारों व उनकी गहनता में भी स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण में ऊंचाई के साथ जो है जलवायु प्रदेशों के स्तरित ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। अब देखेंगे जो जलवायु परिवर्तन होते हैं ना, वो जलवायु परिवर्तन क्या है, ये अच्छे से देखना होगा, बहुत ही मतलब ध्यान से। इसमें जो बताया गया ना कि जैसे जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम ना अब कर रहे हैं, वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ मतलब विगत 10,000 वर्षों से अनुभव की जा रही है ना। पीछे अपने जो है ना प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। क्योंकि ना हर वर्ष मतलब लगभग जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे हो ही रहा है। और जो है ना भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः जो है परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भू आकृति लक्षण विशेषतः ऊंचाइयों तथा उच्च जो है अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के से चिन्ह प्रदर्शित करते हैं ना। जो हिम वगैरह जो जम गए थे, अब वो जैसे हिमयुग आया था, तो जैसे कि आप हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत छोटे छोटे जो क्रेटर है वो भर गए थे ना, जो छोटे छोटे हम्म, खड्ड हो गए। तो वो जब हिम बर्फ पीछे चला गया ना, तो बाद में जो है झीलों में जो है और अवसादों का जो है निक्षेपण उस शीत युगों के होने के को उजागर करता है। मतलब जो अभी जो मतलब छोटे छोटे क्रेटर बन गए हैं और जो मतलब झील बन गए हैं, उसी चीज को उजागर करते हैं ना, क्योंकि अब वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है ना। अब वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले जो वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का जो है संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों की भी जो है जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। मतलब जैसे कि हिमालय वगैरह में आप देखेंगे ना, अलग प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। वहाँ के जो पत्तियां होती है ना पेड़ के, वो नुकीले होते हैं ताकि मतलब बर्फ उस पर ना जमे, झड़ जाए। तो ये सब जो परिवर्तन मतलब अलग जगह पे अलग अलग मतलब इन्वायरमेंट पाया जाता है। तो ये सब क्या है कि प्रकृति का ही नियम बताती है ना, प्रकृति का जो जलवायु परिवर्तन उसके बारे में वो डिनोट करती है कि ये चीजें ऐसे ऐसे हो सकती है ना, हम्म, उसका उदाहरण प्रस्तुत करती है वो। अब भारत में जो है ना, भारत में भी आर्द्र एवं शुष्क युग आते हैं ना, भारत में आते हम्म, जाते रहते हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती है कि ईसा से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व राजस्थान मस्तर की जलवायु आर्द्र एवं आर्द्र शीतल, शीतल थे। हाँ, आर्द्र एवं शीतल थी। ईसा से जो है ना, ईसा से 3,000 से जो है 1,700 मतलब 1700 वर्ष पूर्व जो है ना, यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग जो है 2000 से 1700 वर्ष ईसा पूर्व जो है यहाँ यह क्षेत्र जो ना हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई है। जो मतलब यहाँ शुष्क दशा, क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता थी ना, तब भी एक बार यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मतलब ना अब वो पड़ा था, अकाल पड़ा था। तब लगभग 15-16 साल मतलब लगभग अकाल पड़ा था। तो इस वजह से जो हाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे ना सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ, वो लोग ना खिसक करके वहां से चले आते, पलायन करके वो गंगा घाटी की तरफ रहने लगे थे, है ना। क्योंकि यहाँ पे ना राजस्थान के इलाकों में कई जो है ना मगरमच्छों की हड्डियां
और मछलियों की हड्डियाँ वगैरह मिली हैं। तो उन्हीं से ये हाँ मतलब कि लगाया गया अंदाज कि यहाँ पे मतलब कि मतलब कि आर्द्र एवं जो है ना यहाँ पे वर्षा अधिक रहती होगी, तभी तो यहाँ पे इतना हाँ सब कुछ है। हाँ। अब उसके बाद लगभग जो है ना 50 करोड़ की 30 करोड़ वर्ष पहले जो है ना भूवैज्ञानिक काल में जो है कैम्ब्रियन एड्रोविशियन है ना तथा जो है सेल्यूरियन युगों में जो है पृथ्वी गर्म थी। मतलब जब बहुत ही प्राचीन काल में जब पहले पहले पृथ्वी की उत्पत्ति वगैरह हुई थी तब पृथ्वी उस टाइम में बहुत ही मतलब गर्म थी ना। तो प्लेस्टोसीन युगांतर के जो है दौरान हिमयुग और अवधियां आ रही ना। जब प्लेस्टोसीन युग खत्म हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे ना। बाद में हिमयुग वगैरह आया, हुँ, अंतर हिमयुग आया। तो धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा ठंडा होती चली गई है ना। अंतिम प्रमुख जो हिमयुग आज से ना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व था, है ना। जो मतलब हुँ, आया था, अंतिम बार आया था जो हिमयुग आया था, है ना। वर्तमान अंतर हिमयुग जो है ना 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। और जो अभिनव पूर्व काल में जो जलवायु बताया है। अब जो है ना जो सभी कालों के में जलवायु परिवर्तन होते हैं पिछली शताब्दी में जो है 90 दशक से चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई हैं। और 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया। जबकि ये रिकॉर्ड भी टूट गया 1990 के दशक में। अब नहीं, अब 2023 आ गया है ना, नया रिकॉर्ड है ना, उसको कर लो संशोधित, अपडेट कर लो, 2023 आ गया है। ठीक है। हुँ। लेकिन 90 के दशक का तो वही होगा ना, ये तो 2000 अभी का नहीं हो बोल जाएगा। सकता, लेकिन सर बताया ना जैसे अभी पेपर में आएगा तो ये 2023 लिखा जाएगा। हुँ, क्योंकि इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया 2023 में, सबसे ज्यादा मतलब गर्म 2023 में तापमान गर्म हुआ था ना। विश्व हुँ, में जो है सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया है सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान आया था ये विनाशकारी सूखा। ऐसा ही एक परिवर्तन था। मतलब जो वहाँ पे बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था, बहुत सारे लोग ना, बहुत लोग मारे गए थे, बहुत ही विनाशकारी सूखा पड़ा था। और 1930 के दशक में ना संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में जिसे जो है ना धूल का कटोरा कहा जाने लगा था। क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था, बहुत दिनों तक बारिश भी नहीं हुई थी और बहुत गर्मी हुई थी। तो वहाँ पूरा धूल धूल हो गया था। तो उसको ना धूल का कटोरा बोला जाता है। भीषण सूखा पड़ा था यहाँ पे, है ना। फसलों की उपज अथवा जो है फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा जो है ना लोगों के प्रवास संबंधित ऐतिहासिक अभिलेख सृजनशील जलवायु के प्रभाव के बारे में बताते हैं ना। यूरोप अनेकों बार उस आद्र शीत एवं जो है ना उसके युगों से गुजरा है। जो यूरोप है वो कई बार मतलब उष्ण, आर्द्र और शीत जो है ना शुष्क प्रदेश युगों से गुजरा है। क्योंकि जैसे कि अभी संजना ऐसा है ना कि अगर हुँ, पूरा अगर मतलब साल ही साल पूरा मतलब उष्ण ही उष्ण रहे तभी आदमी उब जाएगा, गर्मी गर्मी से उब जाएगा। अगर मान लो हमेशा आर्द्र ही आर्द्र रहे तब भी उग जाएगा। और हमेशा शीत हुँ, शीत, हमेशा ठंडी ठंडी रहे तभी जो है ना जो मतलब फूड वगैरह है बहुत सारी वो चीजें हो नहीं पाएंगी। जैसे बहुत सारे अनाज वगैरह जैसे कहाँ हो पाएंगी, जैसे धान वगैरह कहाँ हो पाएंगी ये सब, हुँ। अधिक है ना। वर्षा होगी तो नहीं उग पाएँगे। हाँ। हाँ। तो इसमें जो है ना इसमें इनमें से महत्वपूर्ण प्रसंग जो है ना 10वीं और 11वीं शताब्दी की उच्च एवं शुष्क दशाओं का, जिसमें जो है वाइकिंग कबीले जो है ग्रीनलैंड में जा बसे थे। जो वाइकिंग कबीला था ना वो ग्रीनलैंड में, क्योंकि ग्रीनलैंड ऊपर डेनमार्क है ना उसकी राजधानी। ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा विश्व का जो है महाद्वीप, वो महा है क्या नाम है, द्वीप है। महाद्वीप, द्वीप है, द्वीप हाँ, द्वीप। द्वीप है। महाद्वीप तो है एशिया है ना। हाँ, हाँ द्वीप है। हाँ, उत्तर अमेरिका और की साइड में ही है। हाँ वही है समोसा ऊपर जो ऊपर बेरिंग जल संधि है और डेविड जल संधि, हाँ, डेविड जल संधि उसको अलग करता है। हाँ, अब उसके बाद यूरोप ने जो है सन जो है 1550 से जो है 1850। 1850 के दौरान लघु हिमयुग का जो है अनुभव किया था, है ना। यूरोप जो है सन हाँ, जो है ना 1550 में, है ना, से जो है हाँ, 1850 के दौरान का अनुभव किया था। जो 1885 से जो 1940 तक जो है विश्व के तापमान में वृद्धि की जो प्रवृत्ति पाई गई था। 1940 के बाद जो है ना तापमान में वृद्धि की दर जो है ना घटी।
मतलब जो तापमान की जो वृद्धि दर पहले बहुत ज़्यादा जैसे जो हो रहा था, अब उस तरीके से ना फिर वो जब मतलब हिमयुग आ गया तो फिर धीरे-धीरे पृथ्वी का तापमान जो है ना ठंडा हो गया है ना, अब घट गया है। अभी जैसे अभी आज के टाइम में पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म होगा, अगर हिमयुग एक बार और आ जाए ना, तो पृथ्वी का जो मतलब संतुलन बन जाएगा थोड़ा-सा। हुँ। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है ना उसके बारे में बताया गया है। तो जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं जिसमें जो है खगोलीय और पार्थिव कारणों में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। खगोलीय कारणों का जो संबंध ना सौर कलंकों का जो गतिविधियों से है, जो सौरिक निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन से है। मतलब जो सौरिक निर्गत ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसमें उससे है, और जो सौर कलंक ना सूर्य पर जो है काले धब्बे से होते हैं, काले धब्बे होते हैं, उसके बारे में उससे होता है। जो एक ना चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं वो, जो मतलब सौर कलंक होते हैं ना, वो मतलब एक तरीके से घटते भी बढ़ते रहते हैं, चक्रीय होते हैं वो। और कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जो सौर कलंकों की जो संख्या बढ़ने पर जो है ना मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है। लेकिन जब सौर कलंक जो है घटता है ना तो मतलब जो है गर्मी होती है ज़्यादा। जब सौर कलंक जो है संख्या बढ़ने पर जो क्या होता है कि आर्द्र हो जाता है और जो तूफानों की संख्या वो बढ़ जाती है। और जब सौर कलंक घटता है तो उष्ण जो ना शुष्क दशाएँ उत्पन्न हो जाती है, जो मतलब गर्म हो जाती है ना? और जो शुष्क दशाएँ उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि ये खोजे जो आंकड़े हैं ना उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब ये बात बस कही गई है। और इसके बाद बताया गया है ना जो एक अन्य खगोलीय सिद्धांत है उसमें ना मिलेकोविच दोलन है ना, हुँ। मिलेंकोविच दोलन है। उस एक खगोलीय सिद्धांत ये भी है। सभी लोगों ने अपना-अपना सिद्धांत दिया है। तो इसमें बताया गया है ना जो सूर्य के चारों ओर ना पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में जो है बदलाव के चक्रों मतलब पृथ्वी की जो डगमगाहट तथा जो पृथ्वी के अच्छे झुकाव में परिवर्तन के बारे में ना अनुमान लगाता है ये। ये जो है ना सभी कारक जैसे सूर्य से प्राप्त होने वाली सूर्य ताप में जो परिवर्तन ला देते हैं, और जिसका जो है प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। मतलब कह रहे हैं जो पृथ्वी की जो डगमगाहट है, जब पृथ्वी का जो अच्छी झुकाव जो है ना ये इसका मतलब कारण बन रहा है, ताकि जो जो मतलब सूर्य है ना वो चारों ओर जो पृथ्वी की जो कक्षीय जो लक्षणों पर जो बदलाव करता है ना चक्र करता है उसके बारे में बता रहे हैं कि उसी सूर्य ताप जो है ना परिवर्तन ला देता है उसमें। अब आगे बता रहे हैं ज्वालामुखी क्रिया को भी बताया गया है कि ज्वालामुखी क्रिया जो है वो जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो उसमें बताया गया है ना ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में है ना बड़ी मात्रा में जो है एरोसोल फेंक देता है। ये स्टेटमेंट बनता है उसमें क्या नाम है क्वेश्चन में, सर ने टिक लगवाया है, मैंने उसको हाईलाइट कर लिया है। जलवायु उद्भेदन जो है ना वायुमंडल में बड़ी मात्रा में जो ना एरोसोल फेंक देता है। तो इससे पूछ ले वो जलवायु क्रिया ज्वालामुखी क्रिया जो है ना पृथ्वी जो है जलवायु परिवर्तन में क्या कारण मतलब उसमें दे दिया स्टेटमेंट ऐसा। तो ये ज्वालामुखी जो उद्भेदन वायुमंडल में जो है ना बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देता है ना, ये जो एरोसोल लंबे समय तक जो है ना वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और जो पृथ्वी की सतह पर जो है पहुंचने वाले सौरिक विकिरण को कम कर देते हैं। जो पृथ्वी पर की सतह पर जो आने वाला जो सौर विकिरण होता है ना उसको कम कर देते हैं, है ना? तो हाल ही में जो है ना पिनाटोबा और जो है एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदनों के बाद ना पृथ्वी का जो औसत तापमान ना कुछ हद तक जो है गिर गया है, क्योंकि जो पिनाटोबा और एल सियोल ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ है ना, ये मतलब जो है ना अंदर से जैसे कि ग्रीन हाउस गैस और जो उसका बढ़ता हुआ जो मतलब जैसे कि ग्रीन हाउस गैस कह रहा हूँ मैं, जो मतलब ग्रीन टाइप में वो कुछ भेजा उसका नाम मेरे को भूल रहा है। वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता, वो दूसरा चीज होता है। वो उसके कारण जो है ना जो औसत तापमान है ना वो उसके मतलब तापमान ना कुछ हद तक जो है ना गिर जाता है, कमी हो जाती है, उसके अंदर से निकलता है वो गैस। और जो जलवायु ये तो मतलब ग्रीन हाउस गैस से तो तापमान बढ़ जाता है। जलवायु पर जो है ना पड़ने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण मान वो मानवों भवी जो ना कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाता है, सांद्रण इसका है। इससे जो है ना भूमंडलीय उष्मन हो सकता है। जो ग्रीन हाउस गैस है ना उससे जो है जो पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन हो सकता है मीथेन गैस से भी। अब भूमंडलीय उष्मन है उसके बारे में। तो जो भूमंडलीय उष्मन है ना ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक जो है ग्रीन हाउस की भांति जो है ना व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का जो है पोषण भी करता है, किंतु जो पृथ्वी की जो सतह से ऊपर की ओर ना उत्सर्जित करने होने वाली जो अधिकतम दीर्घ तरंगों को जो ना अवशोषित कर लेता है अपनी तरफ, है ना?
और जो वे गैसें जो ना विकिरण को दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। मतलब वो गैस विकिरण जो दीर्घ तरंग आते हैं ना, उनको अवशोषित कर देती है, वो पृथ्वी पे आ ही नहीं पाती हैं, तो उनको अवशोषित कर लेती है, तो उसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जैसे जो वायुमंडल में गैसें रहती हैं, वो ना पृथ्वी की तरफ जो मतलब सौर विकिरण आता है ना, उसको अपनी तरफ अवशोषित कर लेती हैं, पृथ्वी पे आने नहीं देती, क्योंकि वो ना जैसे कि एक कवर का काम करती हैं, है ना। जो पृथ्वी का उष्मा है, जैसे जो पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा है, जो इसकी गर्मी है ना, वो भी बाहर रिलीफ नहीं हो पा रही है। वैसे रूम है, रूम के अंदर आपने मतलब अंगीठी लगा रखा है और पूरा धुएं से भर रहा है, लेकिन वो वायुमंडल के बाहर जा ही नहीं पा रहा है, तो पूरा घर क्या होगा, धुएं से भर जाएगा, है ना, क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहा है वो। हेलो, हाँ। ऐसा ही होता है ग्रीन हाउस गैस। और वायुमंडल का तापमान जो है ना करने वाली प्रक्रिया को सामूहिक रूप से ना ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब ग्रीन हाउस शब्द का जो है ना समयानुमान उस ग्रीन हाउस से लिया गया है, जिसका जो उपयोग ठंडे इलाकों में उष्मा का परिक्षरण करने के लिए किया गया। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है, कांच प्रवेशी, है ना, और सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, मगर बहिर्गमन विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी। इसके प्रकार कांच आधिकारिक विकिरण को आने देता है ना, मतलब कह रहा है जो मगर जो ये मतलब ग्रीन हाउस गैस होता है, बहिर्गमन विकिरण की जो दीर्घ तरंग है ना, उसमें जो है अपारदर्शी होता है, लेकिन जो इस प्रकार का जो कांच आधिकारिक विकिरण को ना अपनी तरफ आने देता है, जो दीर्घ तरंग होते हैं ना, दीर्घ तरंगों वाले जो विकिरण को ना कांच घर से जो है ना बाहर जाने से रोकता है, मतलब जो बाहर जाने वाली विकिरण होती है उसको रोकता है। अब जैसे कि क्या है कि बता रहे ना, सूर्य की किरणें तो आ रही हैं, लेकिन जो यहाँ से रिलीफ नहीं हो पा रही हैं, तो पूरा गर्मी ना भरा हुआ है। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, टायर वगैरह बहुत लोग जला देते, पॉलीथीन वगैरह, अब क्या है वो पूरा वायुमंडल में ना पहुंच जाए, क्योंकि उसको निकलने का जगह नहीं मिल रहा है। अब बारिश भी इतना नहीं हो रही है कि वो मतलब उसके साथ में शांत हो जाए। अब बारिश जब होती है तो वो सल्फेट अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड जो अम्ल होते हैं, एसिएटिक अम्ल, उसके रूप में बारिश हो जाती है, तो पृथ्वी में आ जाती है, फिर मिल जाती है वो। फिर वो जो है नीचे आकर के जो मतलब छोटे कवक वगैरह होते हैं ना, और जो मतलब जीव होते हैं, उनको भी वो क्षति पहुंचाती है। अब इसमें बताया कि इसने जो ना इससे ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है। ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा जो है ना तापमान अधिक हो जाता है। मतलब एक चीज सिस्टर आप देखेंगी, जैसे आप ना जब बाहर में रहेंगी, जैसे कि आप गाड़ी फोर व्हीलर के जब आप बाहर में रहेंगी ना, तो आपको अलग ही फील होगा। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी में बैठेंगे ना, आपको बहुत गर्मी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो फील होगा कि जैसे कि ग्रीन हाउस गैस का जैसे फील होता है उस टाइप में। वैसे ही पृथ्वी, जैसे हम लोग ना अभी जो है गाड़ी में बैठे हुए हैं, तभी वो ज्यादा गर्मी होने लगता है। हेलो, हाँ, हाँ, हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं हाँ, क्या है समझ में आ रहा है। मैंने क्या बताया है। ग्रीन हाउस की गैस के बारे में बता रहे हो, गाड़ी का एग्जांपल दे रहे हो। कैसे मतलब? आप बता रहे हो जिस प्रकार से, देखो गाड़ी के बाहर जैसे हम खड़े रहते हैं ना, तो हमको अलग फीलिंग होती है, उसमें थोड़ा हमको खुलापन सा लगता है। जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं ना, तो ऐसे फील होता है जैसे ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, वो एकदम मतलब कि मतलब हमको महसूस होने लगता है, क्योंकि वो एकदम से और पैक्ड गर्मी होते ज्यादा हैं। बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर में रहते तो थोड़ा हवा पानी भी लगता है ना। हम्म। हाँ, तो उसी टाइप में होता है। तो खिड़कियां वाले जो वाहन, मतलब ये देखो आगे बताया भी इसने, अपेक्षा गर्मी ना अनुभव करते हैं। इस प्रकार ना जाड़ों में बंद दरवाजों व जो ना खिड़कियों वाला वाहन बाहर की हम्म। अपेक्षा गर्म रखता है ना। ग्रीन हाउस जो है प्रभाव का एक अन्य उदाहरण है। जैसे कि क्या है कि लोग कहते हैं, जैसे कि अभी उसी गाड़ी में आप क्या है ना, ठंड सर्दियों के मौसम में जब सर्दी बाहर निकलेंगे, तो आपको ना बहुत ठंडा लगेगा। लेकिन जैसे आप हाँ, गाड़ी में बैठ जाएंगे, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो पूरा ढका हुआ रहता है ना इसलिए। हाँ, तो वो ग्रीन हाउस गैस का ही प्रभाव बताता है भाई। हम्म। तो वैसा ही हो गया आजकल हमारे वायुमंडल में, क्योंकि सर्दी कम होती चली जा रही है। देख रहे हो सर्दी कितना कम पड़ने लगा है। हम्म।
तब रूम में अपना एसी चला लेते हैं तो महसूस ही नहीं होता, बाहर जाए तो गर्मी लगती है। अब उसका उल्टा होते जा रहा है। हाँ, अब ग्रीन हाउस गैस है ना, तरह वर्तमान में जो है चिंता का कारण बनी हुई ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब क्लोरो फ्लोरोकार्बन है ना, हाँ। CS है ना, मीथेन CH4 है ना, और जो है N2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, और ओजोन O3 है ना, और जो है जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO है ना, आसानी से जो है ग्रीन हाउस गैसों में जो है प्रतिक्रिया करती हैं ये है ना, उसमें जो है ये बहुत ज्यादा मतलब अपनी भूमिका निभाती हैं, यही सब जो है ना गैसें मिल करके ना ये ग्रीन हाउस गैस बनाती हैं सब है ना। हम्म। वायुमंडल में इनके सांद्रण को ना प्रभावित करती है, किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव जो है इसके सांद्रण में वृद्धि के परिमाण वायुमंडल में ना इसके जीवन काल तथा जो है इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की जो है तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना अत्यधिक प्रभावी होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना वो बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रभावी होता है, समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाले ओजोन जब निम्न तापमंडल में उपस्थित होती है तो ये पार्थिव विकिरण को ना अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित कर लेती है, मतलब जो समताप मंडल में जो पराबैंगनी किरणें आती है ना उसको अवशोषित करने का काम करती है ओजोन में जब ये रहती है ना, और जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है ना तो ये पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से ना अवशोषित कर लेती है। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जिसमें बताया कि जो ग्रीन हाउस गैस है ना के जो अणु है जितने लंबे समय तक बने रहते हैं ना इनके द्वारा लाए गए जो परिवर्तन है, इनके द्वारा जो लाए गए परिवर्तनों से जो ना पृथ्वी के वायुमंडल तंत्र को ना उभरने में उतना अधिक समय लगता है। वायुमंडल में उपस्थित जो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक जो सांद्र कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः ना जीवाश्मी ईंधनों जैसे हम जो CO2 का उत्सर्जन होता है जैसे ज्यादातर जो टायर वगैरह लोग जला देते हैं उसमें से भी निकलता है, और ज्यादातर क्योंकि और जैसे कि जो डम वगैरह होता है उससे भी निकलता है, जो तेल निकलता है गैस निकलता है कोयला निकलता है इसके जो दहन होता है ना इससे भी निकलता है। अवन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के ना कुंड होते हैं, जो महासागर है ना ये जो मतलब जितने भी सागर हैं ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को ना ये कुंड होते हैं, यही तो इसको इसका उसको अवशोषित करते हैं मतलब सोखते हैं ना, और ऑक्सीजन को रिलीज रिलीज करते हैं ये। अब इसके बाद जो वन है ना और जो वन है मतलब जो हाँ वन है अपनी वृद्धि के लिए जो है ना CO2 का जो उपयोग करते हैं, जैसे जो पेड़ पालो हैं जो भी वन है ये CO2 को मतलब अवशोषित करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को है ना। अतः जो है भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण की ना गई जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा बढ़ाती है। अब जो है देख रही है बहुत ज्यादा जो है ना वनों की कटाई हो रही है। अब देखो वहाँ पे पूरा जो है मुख्य जंगल था वहाँ पे छत्तीसगढ़ में पूरा जो अडानी ग्रुप ने खरीद लिया 1,000 एकड़ से कहीं ज्यादा था। वहाँ के लोग ना जो वहाँ के जनजाति थे वो उसका बचाव करने के लिए ना बहुत सारा मतलब प्रयास किए लेकिन बचा नहीं वो लोग कटवा रहे हैं ना। अपने स्रोतों से हुए परिवर्तनों से जो है ना संबंधित करने वाले जो करने के लिए ना CO2 और जो है ना 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। मतलब आप जब कोई अगर आप वन लगाएंगे भी हो तो वो थोड़ा बहुत बड़ा होगा तभी तो वो इतना मतलब अवशोषित करेगा। अब ये नहीं कि बस हाँ आज लगा कल से वो अवशोषित करना स्टार्ट कर दिया। जलवायु में जो है होने वाले परिवर्तन का आकलन जो है ना CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दुगना करके किया जाता है। मतलब जो जलवायु में परिवर्तन होने वाले जो परिवर्तन का जो आकलन है ना वो CO2 की मात्रा को जो है ना पूर्व औद्योगिक स्तर से दुगना करके किया जाता है। जो पूर्व औद्योगिक के जो मतलब जितने भी औद्योगिक क्षेत्र मतलब बड़े हैं ना उनसे जो है आकलन उसके करके उनसे पहले का दुगना। देखा जाता है। हाँ अब उसमें बताया गया ना फ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं ना, जो फ्लोरोकार्बन होते हैं ना ये मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं। जैसे बताया गया इसमें ओजोन सप्ताह मंडल में उपस्थिति होती है, ये जो ना ओजोन जो समताप मंडल होता है उसमें इसकी उपस्थिति होती है, जो ये ना पराबैंगनी किरणें आती है सूर्य से उसको अवशोषित करने का कार्य करता है ये ओजोन परत में रह करके। और वो बहुत ही हानिकारक कीड़े होती हैं, देखो इसमें लिखा है जहाँ पराबैंगनी कीड़े ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है ना। और जो है इससे जो है पराबैंगनी कीड़े पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। सपना समताप मंडल में वहित होने वाली समताप मंडल में वहित होने वाली जो ग्रीन हाउस गैस से भी ओजोन को नष्ट कर देती हैं।
है ना। ओजोन का जो सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। जो अंटार्कटिका है महासागर ना, अंटार्कटिका महासागर कह रहा हूँ, महाद्वीप है ना, वहाँ पे जो समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता का ह्रास हो, ओजोन क्षेत्र कहलाता है। उसको ना जो मतलब बता रहे हैं कि बहुत बड़ा मतलब क्षेत्र वहाँ पे हो गया है, और जिससे ना सौर जो पराबैंगनी किरणें हैं ना वो आ सकती हैं, ऐसा मानते हैं बहुत लोग, पता कहते हैं। उसको बचाने के लिए है बहुत ना? सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। हाँ, तो इसको बताया गया कि यह क्षेत्र पराबैंगनी कीड़ों को ना क्षोभ मंडल से गुजरने देता है। जो क्षोभ, ये जो है ना क्या करता है कि क्षेत्र जो है ना पराबैंगनी जो कीड़े ना वो क्षोभ मंडल से गुजरने देता है, और वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को ना कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है ना क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसकी जो है घोषणा 1997 में की गई थी, और 2005 में ना प्रभावी रूप से जो है ना उद्घोषणा जो है 1997 में की गई थी, और 2005 में से प्रभावी रूप से ना एक उद्घोषणा 141 देशों के अनुमोदन से किया गया था ना। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना 35 औद्योगिक राष्ट्रों को जो है ना परिबद्ध किया है कि जो है 1990 के उत्सर्जन स्तर में जो है ना उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक जो है ना 5% की कमी लाए। ये ज्यादा तो है ना, ज्यादातर ये फ्लॉप ही हो गया है, ज्यादा अच्छे से मेरे को लग रहा है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कर नहीं पाया। मतलब अपना जो मतलब मिला था टास्क वो ना अचीव नहीं कर पाए ये लोग, है ना, अच्छे से, हाँ, फिर कमी आगे रहेगी। बढ़ा दिए ना समय को। हाँ, समय को आगे बढ़ा दिया, वो चीज नहीं कर पाए। वायुमंडल में जो है ना ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर ना पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार वायुमंडलीय उष्मन के आरंभ हो जाने पर जो ना इस उल्टना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर एक बार वायुमंडल अगर गर्म हो गया ना, भूमंडलीय उष्मन अगर बढ़ गया, तो वो जान लो फिर बहुत ही नुकसान करेगा। क्योंकि एक चीज और है ना इसमें, इसलिए ये अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि जो देश है ना वो हर देश सोचता है ना कि अगला देश ऐसा ना करे। मैं अपना जैसे कि क्या है, चाइना सोचता है कि हम खूब विकास करें, औद्योगिक करें, फलाना ढिमकाना सब कर ले, भारत ना करे, है ना, भारत इसका रक्षा करे और हम करें। तो बताओ कैसे, जब एक लोग ना ज्यादा आगे बढ़ रहे हो तो दूसरा आदमी भी उसके, अब चाइना क्या करता है कि जो मतलब उसके बगल के जो डीप सी है वहां पे ले जाकर वो मिट्टी से मानव निर्मित द्वीप बना रहा है, मिट्टी से भरा, मिट्टी भरवा भरवा के। जब द्वीप का निर्माण कर रहे हो तो उसका तुम खुद कर रहे हो, तो फिर कहाँ से। कुछ दिन बाद पर्यटन स्टार्ट कर देगा ना वो, और हाँ, तो स्मार्ट पर्यटन एकदम। स्टार्ट कर देगा तो स्मार्ट करे, तो यही तो सब दिक्कत है। बाद में जब दिक्कत होगा तो सारे लोगों को होगा। तो इस पे ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, कि मतलब सारे देशों के लिए, ना कि मतलब जो विकसित कंट्री हैं वो तो जो है दादागिरी कर रही हैं, उनको कुछ भी कर लेंगे, और जो हम्म। विकासशील है उनको दबा देते हैं ये लोग, वो उनको हाँ, समझाते उनसे हैं क्या आप मतलब है, अब जो उनके बताओ। पड़ोसी देश है उनको दिक्कत होगा ना, उनको थोड़ी होगा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन वगैरह, इनका सबका ठेका जो है भारत और जो ये छोटे देश हैं यही लेके बैठे हैं, कि दिवाली में एक गोला तक ना लगाएं, बोले कि प्रदूषण हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा। और जो सालों से यूक्रेन और रसिया जो युद्ध कर रहे हैं, इधर गाजा हाँ। पट्टी में युद्ध चल रहा है, ये सब का गोला से भी पानी वाला मार रहे हैं, ये बम मिसाइल मार रहे हैं, इससे नहीं वायुमंडल गर्म हो रहा है। तो उनको भी इस बात पे ना ध्यान देना होगा, और इसको लेकर के ना कोई ठोस रणनीति बनानी होगी, जिससे जो है ना जो इनका लक्ष्य है वो पूरा कर सके, है ना। और विश्व समुदाय के लिए यह गहरी चिंता की एक विषय है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने में भूमंडलीय उष्मन की प्रवृत्ति को जो है रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं। हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का प्रत्युत्तर देगा, है ना, प्रत्युत्तर देगा, और एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएगा जिससे जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संसार रहने लायक रह सके। मतलब ऐसा सोच रहे हैं अभी, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना बाकी, जमीनी स्तर पर उतारना बाकी है ना। आज बहुमंडलीय उष्मन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है। आइए देखें कि इस दर्ज तापमानों के आधार पर यह कितना गर्म हो चुका है ना। तो आप तापमान के बारे में देखें कितना गर्म हो चुका है। तापमान के जो उपलब्ध आंकड़े हैं ना 19वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप के हैं। इस अध्ययन को जो संदर्भित अवधि जो है ना 1961 से 1980 है ना। इससे पहले वह बाद की अवधियों के तापमान में असंगतियों का अनुमान जो है 1971 से 1990 की अवधि तक के औसत तापमान से लगाया गया था, है ना।
इसका जो मतलब संगतियों का जो अनुमान लगाया था वो जो है 61 से जो है 90 के बीच का जो अवधि था ना, उसी के तापमान से औसत तापमान से जो है अनुमान लगाया गया था। और जो है ना पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग जो है ना 14 डिग्री सेल्सियस है। मतलब पृथ्वी के जो धरातल के निकट जो वायु का जो औसत वार्षिक तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। और काल श्रेणी जो इसकी है ना 1961 से 1990 1961 से 90 के ग्लोब के सामान्य तापमान की तुलना में जो है 1856 से 2000 के दौरान जो है पृथ्वी के धरातल के निकट वार्षिक तापमान में असंगति को दर्शाती है। मतलब ये जो डेट दिया ना इसके बीच के जो तापमान है ना इसके इसी के दौरान से ना पृथ्वी की जो धरातल के निकट जो वार्षिक तापमान है ना उसकी असंगति को ये दर्शा रही है। अब तापमान में जो बढ़ने की प्रवृत्ति है ना 20वीं शताब्दी में दिखाई देती है ज्यादातर, है ना। और 20वीं शताब्दी में जो है ना सबसे अधिक तापमान 2 अवधियों में हुआ, जिसमें बताया गया 1901 से 1944 और 1977 से 1999। इन दोनों में से ना प्रत्येक अवधि में जो है भूमंडलीय ऊष्मन जो है 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और जो है इन दोनों अवधियों के बीच जो थोड़ा शीतलन भी हुआ वो उत्तरी गोलार्ध में अधिक चिन्हित था, है ना, उत्तरी गोलार्ध में। और 20वीं शताब्दी के अंत में जो है ना औसत वार्षिक तापमान जो है वैश्विक अध्ययन में 19वीं शताब्दी में दर्ज किया गया था। तापमान में जो है ना 0 जो है 6 सेल्सियस अधिक था ये, है ना। पहले 4 था, 0.4 था, अब 0.6 सेल्सियस अधिक था ये। अब 1956 से जो है 2000 के बीच में देखा गया तो इस दौरान जो सबसे गर्म साल अंतिम दशक में ना दर्ज किया गया था। और 1998 संभवतः न केवल जो है ना 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी शताब्दी का सबसे गर्म वर्ष था, है ना। अब देखेंगे जो वैकल्पिक जो प्रश्न है उसमें जो है ना कोपेन के जो है ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा आहरक है। पहला है सभी महीनों में उच्च वर्षा, दूसरा है सबसे ठंडे महीनों का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, और गा है इसमें सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और घा है इसमें सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो इसमें जो गा है ना सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, तो ये है क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है ना। सभी महीनों का जो औसत तापमान सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है ना। कह रहा कि आहरक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है ना। तो उसमें जो पहला होगा अनुप्रयुक्त, दूसरा होगा व्यवस्थित, तीसरा गा होगा जनिक, और घा जो होगा अनुभाविक। तो इसका मतलब बोल रहा है जलवायु के वर्गीकरण के संबंधित कोपेन, है ना। जलवायु तो इसमें होगा अनुभविक, है ना। हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था अनुभविक। अब भारतीय जो प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को जो है कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसको जो है ना करा है कि अधिकतर कोपेन की जो पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा उसको क्या कहेंगे। तो उसको ना हम कह रहे हैं कि भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, तो उसको एएम के द्वारा ना वर्गीकृत किया जाएगा, है ना। अब उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल था। तो 1998, है ना। अब नीचे दिए गए 4 जलवायु के समूहों में से कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है। तो ACDE, है ना। ये ACDE हम लोगों ने पढ़ा था, ऊपर ही पढ़ा था जब कोपेन का पढ़ा था, उसी से चारों विकल्प है। अभी के लिए धन्यवाद। आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए। बाय।